समिट हो रहा है 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का है। और इम्पोर्टेंट इसलिए कि एशिया भी है, उसमें पैसिफिक भी है, अमेरिका भी आ रहा है, ट्रम्प भी आ रहे हैं उसमें। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट तो हैं ही होस्ट, उसमें जापान भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, और जिनपिंग भी आ रहे हैं। और यहाँ पे स्पेकुलेशन है कि इन दोनों की मुलाकात होगी वहां पे। आज की सुबह से यही सब इंटरनेशनल यही न्यूज चल रही है कि जिनपिंग की मुलाकात जो है वो अब होने जा रही है ट्रम्प के साथ में वहां पर, और दोनों ये वहां पर रहेंगे। हालांकि वो इनोवेशन के ऊपर समिट है। अच्छा, एक इस समिट की बड़ा हिस्सा ये है जो लोगों को पता नहीं है, कि इस समिट के अंदर बिजनेस लीडर्स आ रहे हैं, सारे दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के, बड़ी कंपनियों के सीईओज आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। और यहाँ पर काफी बातचीत होंगी लोगों की आपस में। तो मुझे लगता है कि ये एपेक समिट अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। कम से कम कुछ चैलेंजेस, चुनौतियां जो है वो तो कम होंगी, कहीं से गलतफहमियां वही कम हो जाए, कुछ वॉर रुक जाए, और इन दोनों की मुलाकात होगी तो कुछ बेहतर उसमें से निकल के आए, तभी कुछ हो पाएगा। आप एपेक समिट को कैसे देखेंगे? तो बहुत उम्मीद है लोगों को इससे कि ये पहली बार एशिया और पैसिफिक का इतना बड़ा समिट जो हो रहा है, वहां पे प्रेजेंस बहुत बड़ी होने जा रही है इस पर। कृष भाई। सर, इसमें दूसरे नजरिए से देखो तो इसको बड़ी उम्मीद है कि मेरी टर्म में मेरे को नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। अब उसको इसराइल ने बड़ा नामोशी करवा दी। रसिया माना नहीं, नेतन्याहू नहीं मान रहा है, जेलेंस्की नहीं मान रहा है, और हम लोगों ने 2 दिन में युद्ध खत्म कर दिया, तो वो भी उसकी उम्मीद खत्म हो गई कि मैंने पीस करवाया। अब आप देखिए 2019 में इसने एक ऐसी कोशिश करी थी, जब ये गया था साउथ कोरिया, तो वहां पे एक न्यूट्रल जोन है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, वहां कोई नहीं जा सकता है। ये ट्रम्प वहां पे गया था और उसने नॉर्थ कोरिया के इससे मुलाकात करी है, लू से। अभी इसको देखिए, इसको अभी भी ये उम्मीद है कि मैं वहां जाऊंगा, फिर मैं नॉर्थ कोरिया पीस करवाना है तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया झगड़ रहे, बाकी तो सबका सेटलमेंट हो गया है। तो ये उसी उम्मीद में जा रहा है। और इसमें पीछे टेक्निकल आप देखिए तो ब्रिक्स के जो एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं कि एससीओ में एक डिसीजन हुआ जो ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, कि ब्राजील, रशिया, चाइना और इंडिया ने मिलके कम से कम $500 बिलियन की अमाउंट डोनेट करिए। उसमें ब्राजील का एक प्रपोजल है कि हम लोग अपना अंडर सी केबल्स लगाएंगे 35,000 किलोमीटर्स का, क्योंकि हम लोगों का खुद का अभी बाइडू भी हमारे काम में आ रहा है, हमारा खुद का सर्वर चलेगा, हमारे एआई के प्रोग्राम्स हमारे चलेंगे। 47% ऑफ एआई जो वेस्टर्न साइड में था वो चाइना ने टेक ओवर कर लिया है। 30 मिलियन यूजर्स उसके आज की तारीख में रोज के इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो अभी जो एक ऑल्टरनेट खड़ा हुआ है, इसको यही डर है कि अगर ये ब्रिक्स वाला पूरा इकट्ठा हो गया, अगर इन्होंने अपने इंटरनेट भी बना लिए, अगर इन्होंने अपना सैटेलाइट भी यूज करना शुरू कर दिया, इन्होंने अपना एआई भी यूज करना शुरू कर दिया, तो अभी इसके पास एशिया पैसिफिक में अब झगड़ने के लिए कुछ राह नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को तुमने इनकलकेट करने की कोशिश तो करी कि एशिया खंड में अगर पाकिस्तान को थोड़ा मैं बना दूं एक मिसचिफ मॉन्गर, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अब ये शायद जाके कोरिया में कहीं कुछ ट्राई कर रहा है कि वो ताइवान को बिगाड़ेगा, लेकिन आई डोंट थिंक ताइवान इज दैट इमेच्योर्ड कि वो इसके भरोसे पे चाइना से दुश्मनी कर बैठेगा। तो ही स्टिल ट्राइंग दैट। इसका एटीट्यूड अभी भी यही है कि कहीं पे या तो हमारी वो जो वॉर की थियरी थी वो चलेगी, लेकिन देखने वाली बात है कि चाइना ने अपने जितने भी इक्विपमेंट्स जो पेश किए हैं, दैट वाज, उसने पहली बार अपना ताकत दिखाया। वो ताकत में उसने सारी सेल्फ प्रोटेक्शन के इंस्ट्रूमेंट दिखाए, चाइना की तरह वॉर इंस्ट्रूमेंट्स या आदमियों के ऊपर बमबारी करने का नहीं दिखाया। सो दैट इज गेटिंग अ मोर वेटेज कि हमने आप सब कंट्रीज को बोल दिया आप अपना प्रोटेक्शन ले लो, कल आप पे अटैक होगा। तो ही हैज शोन अ पॉजिटिव मटेरियल अगेंस्ट द नेगेटिव मटेरियल पब्लिश्ड बाय अमेरिकन। तो ये काफी वॉर्स चल रही है, इसको ये काउंटर करने के लिए वहां आ रहा है, क्योंकि ये देख रहा है कि अभी मेरे से तो कोई हाथ में आ नहीं रहा है। उसका सारे टैरिफ के जितने भी वॉर्स थे वो सब खत्म हो गए। और अभी आप देख लीजिए कि ब्रिक्स में धीरे से तो जापान भी जा रहा है उसके साथ, ब्रिक्स का बीआरआई का एडवांटेज जापान भी ले रहा है। तो बीआरआई बनने के बाद जो एशिया को एक लॉजिस्टिकली चाइना ने उसके ऊपर अपना डोमिनेशन ले लिया, उसको ये कैसे तोड़ पाएगा। बट ये तो कहीं पर भी बोलने के लिए कुछ भी चला जाता है, उसको फिर उसको पता भी नहीं है, सुबह कुछ बोल देता है, शाम को कुछ बोल देता है। तो अभी मैं उसमें बोल रहा था, मतलब आपने मराठी में कहावत है, एड़ा बनून पेड़ा खाया। तो ये एड़ा बन के पेड़े खा रहा है लेकिन कहाँ पहुंचेगा ये किसी सही को कहा। नहीं पता। बिल्कुल। ये अपना इंडिया और चाइना के बीच, चाइना और क्या कहते हैं ट्रम्प के बीच में, तो इंडिया तो ऐसा लगता है, एक पुराने जमाने में आपको याद होगा ना, मैंने आज सुबह एक एपिसोड किया था डिंग डोंग डिप्लोमेसी। अब पुराने जमाने में चाइना की जो डिप्लोमेसी ना पिंग पोंग डिप्लोमेसी होती थी।
पिंग पोंग का होता है, टेबल टेनिस को कहते हैं पिंग पोंग। तो माओ के टाइम से चली आ रही थी पिंग पोंग डिप्लोमेसी। तो टेबल टेनिस में चाइना बहुत आगे है, आज भी है, पहले भी था। तो उसी के नाम से पिंग पोंग डिप्लोमेसी था उसका। अब ये ट्रंप से धक्का खाया तो हमारे मोदी जी क्या शी जिनपिंग के पास चले गए। अब जरा सा कुछ बोला तो वहां से पता लग रहा है उठ के फिर से वापस ट्रंप के पास चले गए। और हमारा जो गोदी मीडिया वो तो बरसाती कौवा है ना। वो बरसाती कौवा क्या करता है, इधर की भी सुनता है उधर की भी सुनता है, और उसका अपना दिमाग तो होता नहीं बरसाती कौवे का। अब यह समस्या क्या होगी कि इंडिया हैज बिकम ए टेबल टेनिस बॉल। उधर से ट्रम्प हिट करता है तो वहां चला जाता है, उधर से जिनपिंग हिट करता है तो वापस ट्रम्प की ओर चला जाता है। हमारी क्या हस्ती है सर, हमारी हमारी क्या हैसियत है एक टेबल टेनिस की बॉल की तरह। तो ये पिंग पोंग डिप्लोमेसी में या डिंग डोंग डिप्लोमेसी में हम कहा, हम तो कहीं भी नहीं है। उधर से कोई बोलेगा तो हम उधर से स्माइल करेंगे, उधर बोलेगा उधर स्माइल करेंगे। हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं रहेगी सर। हम क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली गिरीश भाई। हम सब अभी दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, तो उसमें क्या पढ़ाया गया वो हमको नहीं पता है, वो उन्हीं को पता है। तो ये जो कर रहे हैं इसमें अभी भी आप मान लीजिएगा आज नहीं तो फ्यूचर में, जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी डॉक्टर बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं कि ऐसी कोई कमजोर नस अमेरिका और इसराइल के पास है जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे। क्योंकि आपने फियर इज द की वाला फैक्टर तो आपने खुद ही ने चलाया था। आपने डरा डरा के गवर्नमेंट ने गिरा दी, आपने डरा डरा के आदमियों को खत्म कर दिया। तो ऑब्वियस है कि जो डराता है वो खुद भी तो डरता है। तो इनको ये समझ में आ रहा है कहीं, लेकिन एक आदमी के लिए पूरे 140 करोड़ के देश की इज्जत जो लगाई जा रही है, दिस इज नॉट गुड। आप भी अगर कैपेबल नहीं हो तो आप छोड़ दो, आप बोलो somebody else will come and tackle this। क्योंकि अभी आप एक चीज में ब्रिक्स में तो ऐसे फंसे हुए हो कि यहां से आप निकलोगे तो आप कम से कम 8 देशों को दुश्मन बना लोगे, और वो 8 देशों को दुश्मन बनाने के लिए तैयार हो सिर्फ एक अमेरिका के लिए, जो आपकी कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, या तो अभी कैपेबल भी नहीं है क्योंकि उसके हथियार भी खुले पड़ गए। तो अभी ईरान भी कैपेबल है, सऊदी अरेबिया और ये भी अपना रवैया चेंज कर रहे हैं, वो भी ब्रिक्स में आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि चाइना रशिया ईरान टुगेदर इज ए वेरी बिग पावर। कंज्यूमर हम सबसे बड़े हैं। अफ्रीका तो न्यूट्रल हो चुका है ताकि वो भी वेस्ट से निकल रहा है, तो वो भी आपकी तरफ आ रहा है। तो नाउ यू विल हैव टू डिसाइड द प्रायोरिटी फॉर द नेशन, नॉट फॉर योर पर्सनल सिक्योरिटी। जी बिल्कुल आपने सीखा। और मैं दर्शकों को इन्फॉर्मेशन दे दूं जाते जाते कि सरकार ने एक बहुत बड़ा गेम खेला ये नए जीएसटी 2.0 के अंदर, जहां पे उन्होंने कोयले के ऊपर ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया, जीएसटी जो था। और पहले 5% प्लस 400 रुपए पर टन का सेस था, सेस तो हट गया। लेकिन मुसीबत ये कि 18% लगाते ही उससे थोड़ा सा ऊपर हो गया उस लिमिट से, और ये ड्यूटी एड वलोरम हो गया। यानी कि अगर आज कोयला 1000 रुपए टन है सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसमें 18%। अगले साल 1200 रुपए टन हो गया तो फिर 18%। फिर 1400 टन हो गया तो 18%। और इस ढंग से हालात इस किस्म के हो गए हैं कि जहां पर ये बिजली महंगी हो गई इनडायरेक्टली, पहली बार जीएसटी का असर बिजली पे आ रहा है, और 140 करोड़ लोग उसको भुगतेंगे साहब। रेसिडेंशियल हो या फिर आपके क्या कहते हैं कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो, तो सबके लिए बिजली महंगी हो जाएगी। और हमने इस बात पे गौर नहीं किया कि गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी हमें चोट मार दी है कि वो सारा का सारा पैसा वहां से उसका इंडस्ट्री से निकल कर आ जाएगा। और दूसरी शिकायत ये हुई कि सीमेंट कंपनी सीमेंट कंपनी को कोयला मिलेगा 18% की जीएसटी पे। अब सीमेंट बनाने में सारा काम तो कोयले का, उसके अंदर टोटल बिना कोयले का सीमेंट बनता नहीं है, वो एनर्जी पैदा करता है। और वो कहते हैं कि आपने तो हमारा आईटीसी जो रेसिडेंशियल फ्लैट है उसके लिए देते नहीं आप हमको, तो आईटीसी भी नहीं देंगे आपको, इनपुट क्रेडिट भी नहीं देंगे आपको। और उसके बाद आपका सीमेंट, वो कहता है हम तो कम ही नहीं कर सकते। आप 28 से 18 भी कर दिया सीमेंट का जीएसटी में, हम कम ही नहीं कर सकते क्योंकि आपने हमारी बिजली महंगी कर दी। महंगी बिजली पे अब हम अगर वो सीमेंट बनाने जा रहे हैं तो हमें जो फायदा होगा मैक्सिमम 2 से 3% का होगा, 10% का नहीं है। आप कहोगे तो 300 से घटा के मैं सपोज करो उस बोरी का दाम 295 रुपए कर सकता हूं, मैं शेयर आगे जा ही नहीं सकता कभी, 1 या 2% कम करूंगा। तो वो जो सारा का सारा मसला था वो फ्लॉप हो गया। और एक किस्म से सरकार को जो इनडायरेक्टली जो बेनिफिट मिलने जा रहा है पावर हाउसेस के द्वारा, जो बिजली के बिल्स के द्वारा, वो बहुत ज्यादा हो गया कि कोयले के ऊपर 18% का जीएसटी सबको खत्म करेगा, पावर सेक्टर को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज थी कि यहाँ पे सरकार ने बहुत बड़ी चोट दी है हमको, सीमेंट में भी और कोयले में 18% करके भी। तो कहना चाहें इसके ऊपर तो आप कह सकते हैं, अदरवाइज हम प्रोग्राम समाप्त करेंगे। नहीं सर, ये कोयले वाली गेम तो हमको पहले से पता है। बहुत इसमें ज्यादा इंडोनेशियन कोल स्कैम ये वो जो हम देख रहे हैं उसमें सारे कमाते, क्योंकि ये पार्टी टू पार्टी डीलिंग है, पब्लिक को नहीं समझ में आता है।
गुजरात में ऐसा केस बना था कि जब भी कोल का स्कैम पता चला कि बहुत डबल भाव में कोल आया था, तो यहाँ पे जो टैरिफ अथॉरिटी है उसने बाकायदा हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि भाई आप कंज्यूमर्स को पैसा रिफंड करो। आपने महंगा मंगाया और फिर आपने उसके ऊपर बिजली का बिल ज्यादा ले लिया, दैट वाज रिडिकुलस। तो आपने तो वो आपने रिफंड लिया हुआ है तो फिर आपको पार्टी को देना चाहिए, लेकिन उसमें बाद में कोर्ट में न कभी हियरिंग हुई नहीं, पब्लिक पैसा भर रही। तो ये तो इस मामले में होशियार है, क्योंकि ये तो जो राहुल गांधी रेगुलर बोल रहे हैं कि सूट बूट की सरकार है, और लेकिन वो दो ही लोगों की सूट बूट की सरकार है और उनको चोट देने में कोई दिक्कत है नहीं। द बिगेस्ट सिक्योरिटीज दे वर गारंटीड कि भाई इलेक्शन कमीशन आपको जितवा देगा, आपको पब्लिक की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज हाउ दे वर बिहेविंग। अब वो देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान कितना जाग के ऐसे कैरेक्टर्स को अपने ठिकाने पे लगाता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसी के साथ हम दर्शक मित्रों आपसे आज्ञा लेते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। और गिरीश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए।